अब तक आपने देखा, उज्जैन की रात में विक्रम साधु से मिला जिसने डर और निर्णय की कीमत पर बात की। व्यापारी धनपाल की नाव पलटी और जांच में तस्करी का नशा सामान निकला जिससे शहर में हड़कंप मच गया। धनपाल के आदमी ने साधु पर हमला किया जिसे विक्रम ने रोक दिया और धनपाल को गिरफ्तार कराया। जाते जाते साधु ने संकेत दिया कि एक पुराना अपमान अब अभिशाप बनकर लौट रहा है और महल के भीतर कोई बिक चुका है। उसी रात साधु ने अकेले में कहा कि सुबह एक चीज गायब होगी और भरोसे की कड़ी टूटेगी। भोर से पहले राजवंश का खास तावीज, जो पहचान का प्रतीक था, बिना ताला टूटे गायब हो गया। विक्रम ने महल बंद करवा दिया और समझ लिया कि ये चोरी नहीं, खुली चुनौती है। अब आगे की कथा। विक्रम खिड़की पर खड़े थे और बाहर जागते उज्जैन को देख रहे थे, लेकिन उनकी नजर शहर पर नहीं, महल की दीवारों के भीतर घूम रही थी, मानो हर पत्थर के पीछे कोई चेहरा छुपा हो। गलियारों ने सैनिकों की तेज चाल सुनाई दे रही थी, लोहे की भालों की हल्की खनक और दूर मंदिर की पहली घंटी, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे महल नहीं, कोई कसौती हो जहां हर सांस की कीमत लगाई जा रही हो। उनके मन में एक ही सवाल चाकू की तरह घूम रहा था कि बिना ताला टूटे तावीज कैसे गायब हुआ। महल का मुख्य द्वार बंद था और अंदर वालों की गिनती शुरू हो चुकी थी। मंत्रीगण दरबार कक्ष के बाहर जमा थे। कोई फुसफुसाकर कह रहा था कि ये धनपाल के गिरोह की बदतमीजी है, कोई कह रहा था कि ये साधु का खेल है। पर विक्रम ने दोनों बातों को एक साथ हवा में छोड़ दिया, जैसे वो शोर से नहीं, पैटर्न से निर्णय करते हों। उन्होंने शांत पर कड़े स्वर में कहा कि जब तक तावीज नहीं मिलता, महल के किसी भी दरवाजे से कोई बाहर नहीं जाएगा, और जो भी भीतर है वो अपराधी नहीं, संदिग्ध है। ये अंतर समझना जरूरी है। ये सुनकर कई चेहरों पर चोट लगी, क्योंकि संदिग्ध होना सबसे बड़ा अपमान था, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद को राजा के सबसे करीब समझते थे। रानी के कक्ष से संदेश आया कि वो तावीज उनके निजी संदूक में था, जिसे केवल 3 लोग खोल सकते थे, रानी स्वयं, उनकी विश्वस्त दासी श्यामली और राजकक्ष का प्रधान रक्षक वीरभद्र, जिसे सुरक्षा के कारण आपातकालीन चाबी सौंपी गई थी। ये सुनते ही गलियारे का तापमान जैसे गिर गया। जिन तीनों नामों पर उंगली गई, उनमें 2 तो घर के थे, और घर पर उंगली उठना तलवार उठाने से ज्यादा कठिन होता है। विक्रम ने अपने भीतर की हलचल दबाई और कहा कि तीनों को अलग अलग बुलाया जाए, पर किसी से कठोरता न दिखाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो सच्चा है वो शब्दों में नहीं, स्थिरता में दिखेगा। रानी जब आईं तो उनके चेहरे पर आक्रोश नहीं, चोट थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि ये ताबीज उनके लिए सिर्फ धातु नहीं, एक वचन था, राजवंश का और विक्रम का भी। विक्रम ने उनके सामने पहली बार अपनी सांस को धीमा किया, जैसे गुस्से को दरवाजे पर ही रोक रहे हों। उन्होंने कहा कि वो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, पर जो हुआ है वो अंदर के रास्ते से हुआ है, और अंदर का रास्ता सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिन पर भरोसा किया जाता है। रानी ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर कहा कि भरोसा टूटे तो राज सिंहासन भी लकड़ी का हो जाता है। विक्रम ने जवाब में बस इतना कहा कि वो लकड़ी को फिर से लोहे का बनाएंगे, पर पहले चोर को पकड़ेंगे। श्यामली को बुलाया गया। वो वर्षों से रानी की छाया की तरह थी, कम बोलती, ज्यादा देखती। वो आई तो उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखें साफ थीं। उसने कहा कि रात को रानी देर तक जगी थीं, फिर उन्हें नींद आई। उसने संदूक बंद देखा था और उसने चाबी किसी को नहीं दी। वीरभद्र जब सामने आया तो उसकी पीठ सीधी थी, पर माथे पर पसीना था, क्योंकि राजा के सामने पसीना भी बयान बन जाता है। उसने कहा कि उसने रात भर पहरा बढ़ाया, किसी को रानी के कक्ष के आसपास नहीं जाने दिया, और चाबी उसके पास ही थी। फिर भी ताबीज गायब होना उसके लिए भी अपमान है। विक्रम ने तीनों की बातें सुनकर किसी को तुरंत निर्दोष नहीं कहा, किसी को तुरंत दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने बस एक सवाल किया कि रात में कौन कौन पहरे पर था और किसने किस समय किस दरवाजे की गश्त बदली। वीरभद्र ने नाम गिनाए, कुछ पुराने सैनिक, कुछ नए। एक नाम आया, कौतुक। वो युवा था, हाल ही में नियुक्त हुआ, तेज पर बोलने में कुछ ज्यादा ही चपल। विक्रम ने उसी क्षण कहा कि कौतुक को बुलाया जाए। कौतुक आया तो उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर वो आत्मविश्वास कच्चा था, जैसे नई तलवार की चमक। उसने झुककर कहा कि उसने अपनी ड्यूटी निभाई। विक्रम ने बिना ऊंची आवाज किए पूछा कि रात में उसने किसी को संदूक के पास जाते देखा या नहीं। कौतुक ने कहा कि नहीं, लेकिन उसने एक बात जोड़ी। वो बोला कि आधी रात के बाद गलियारे में धूप जैसी गंध थी,
जैसे कोई अगरबत्ती जली हो, जबकि उस हिस्से में रात को धूप नहीं जलती। ये बात छोटी थी, पर विक्रम ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि धूप की गंध का मतलब होता है कि कोई वहां धार्मिक दिखना चाहता था या किसी को धार्मिक दिखाना चाहता था। विक्रम ने आदेश दिया कि महल के हर प्रवेश मार्ग की तलाशी हो, खासकर वे जगह जहां धूप दीप रखा जाता है। सैनिक दौड़े। खोज में समय लगा, लेकिन समय ही तो इस खेल का ईंधन था। हर मिनट के साथ अफवाह बढ़ती थी, रसोई में, अस्तबल में, सैनिकों के बीच। कोई कह रहा था कि रानी पर शक है, कोई कह रहा था कि दासी ने पैसे लेकर चोरी की, और कुछ लोग धीरे धीरे साधु के अभिशाप को सच मानने लगे थे। विक्रम ने महसूस किया कि ताबीज से बड़ा खतरा यह है कि भरोसा अब किसी भी दिशा में टूट सकता है, और टूटे भरोसे की आवाज सबसे तेज होती है। दोपहर तक तलाशी में एक छोटा सा सुराग मिला। मंदिर कक्ष के पीछे वाले भंडार में, जहां पुरानी धूप और तेल रखा रहता था, वहां राख के ढेर में धातु का एक पतला सा टुकड़ा मिला। ऐसा टुकड़ा जो ताबीज की बाहरी परत से मेल खाता था। वो पूरा ताबीज नहीं था, बस उसकी एक किनारी, जैसे किसी ने पहचान को तोड़कर संदेश दिया हो कि ये अब तुम्हारा नहीं रहा। वीरभद्र ने उसे लेकर विक्रम के सामने रखा। विक्रम ने उसे उंगलियों में घुमाया, और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, समझ थी। उन्होंने कहा कि चोर ने ताबीज चुराया नहीं, उसे तोड़कर दिखाया है। ये चोरी नहीं, मनोवैज्ञानिक वार है। उसी क्षण एक दूसरा संदेश आया। कारागार से सूचना मिली कि धनपाल रात में बुखार का बहाना करके वैद्य बुलवाना चाहता था, और वैद्य के साथ आया एक सहायक संदिग्ध है। विक्रम ने तुरंत समझ लिया कि यह गिरोह बाहर से भी और अंदर से भी एक साथ खेल रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि धनपाल की पहरेदारी दुगनी हो, और कारागार में आने जाने वालों की पहचान सख्ती से जांची जाए। पर उनके मन में यह भी उठ रहा था कि धनपाल तो एक मोहरा था, असली खिलाड़ी वो है जो राजा की पहचान के प्रतीक को तोड़ने का साहस कर रहा है। शाम ढलते ढलते महल में एक अजीब शांति उतर आई। वो शांति राहत की नहीं थी, वो तूफान से पहले की थी। विक्रम ने अपने निजी कक्ष में केवल 2 लोगों को बुलाया, वीरभद्र और मंत्री भास्कर। भास्कर चालाक था, नीतियों का जानकार और शब्दों से उलझन सुलझाने वाला। विक्रम ने कहा कि उन्हें भीतर के गद्दार का पता लगाना है, पर महल को आग नहीं बनाना। भास्कर ने सावधानी से कहा कि सबसे तेज तरीका डर पैदा करना है, क्योंकि डर में लोग गलती करते हैं। विक्रम ने उसे घूर कर कहा कि डर ही इस कहानी का शत्रु है, वो डर का इलाज डर से नहीं करेंगे। वीरभद्र ने कहा कि वो रात में हर पहरेदार का सामना करेगा, और जो झूठ बोलेगा उसकी आंखें पकड़ी जाएंगी। विक्रम ने कहा कि आंखें झूठ बोलती हैं, पर हाथ अक्सर सच बता देते हैं। और उन्होंने आदेश दिया कि महल के हर हिस्से में छुपे दरवाजों, सुरंगों और पुरानी सीढ़ियों की जांच हो, खासकर मंदिर कक्ष और रानी के कक्ष के बीच की दीवारों में। यह आदेश सुनकर वीरभद्र ने एक पल चौंका, फिर उसने कहा कि पुराना महल है, कुछ गुप्त मार्ग सच में हैं जिन्हें युद्ध काल में इस्तेमाल किया जाता था। विक्रम ने कहा कि इस बार युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और फिर उन्होंने वही किया जो राजा कम करते हैं। उन्होंने खुद हाथ में दिया लिया और महल की पुरानी दीवारों के पास चल पड़े। मंत्री और सैनिक पीछे पीछे थे, लेकिन विक्रम आगे थे, जैसे अपने ही घर में अजनबी रास्ता ढूंढ रहे हों। मंदिर कक्ष के पीछे एक पत्थर का खंभा था, जिसके नीचे पुरानी नक्काशी थी। वीरभद्र ने कहा कि कभी-कभी इस खंभे के पास हवा अलग जलती है, जैसे नीचे खाली जगह हो। विक्रम ने दिया पास किया, दिए की लौ कांपी। उन्होंने खंभे पर हथेली रखकर दबाव दिया। एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, ऐसे जैसे लकड़ी और पत्थर के बीच कोई पुराना तंत्र जाग उठा हो। अचानक एक पत्थर पट्टिका थोड़ा सरकी, सबकी सांसें थम गईं। वीरभद्र ने फुसफुसाकर कहा कि यह गुप्त दरवाजा है, पर इसे वर्षों से किसी ने खोला नहीं। विक्रम ने आदेश दिया कि धीरे धीरे इसे खोला जाए। पट्टिका सरकी और भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया, सीलन, धूल और पुराने समय की गंध लिए। एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। दिए की रोशनी उसके पहले 3-4 पायदान तक ही पहुंची। उसके आगे अंधेरा था, जो किसी कहानी की तरह भाई था। मंत्री भास्कर ने कहा कि राजा स्वयं नीचे न जाए। विक्रम ने जवाब दिया कि जो राजा अपने घर के अंधेरे से डरता है, वो अपने राज्य के अंधेरे को कैसे रोकेगा। वे नीचे उतरे। हर कदम के साथ पत्थर पर उनकी जूतियों की आवाज गूंज रही थी, और वो गूंज ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी सुन रही हों। सीढ़ियां एक संकरे गलियारे में खुली, जो 2 तरफ जाता था। एक तरफ नमी ज्यादा थी, दूसरी तरफ हवा थोड़ी सूखी। वीरभद्र ने कहा कि दाईं तरफ शायद वो मार्ग है जो रानी के कक्ष के पीछे निकलता है।
विक्रम ने उसी तरफ जाने का संकेत किया। कुछ कदम आगे एक जगह दिए की रोशनी में दीवार पर ताजा खरोंच दिखी। नहीं, किसी ने हाल ही में यहां से कुछ घसीटा था। विक्रम ने उंगलियों से धूल हटाई। धूल कम थी। इसका मतलब ये रास्ता लंबे समय बाद इस्तेमाल हुआ था। गलियारा एक छोटे कमरे में खुला, जिसमें लकड़ी का पुराना संदूक पड़ा था और एक तरफ दीवार में छोटा सा छेद, जैसे निगरानी के लिए बनाया गया हो। विक्रम ने छेद से देखा। दूसरी तरफ हल्की रोशनी दिखी। ये रानी के कक्ष का पिछला हिस्सा था और उसी कमरे में जमीन पर एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा था, रेशमी, किनारे पर सोने की पतली झालर। वीरभद्र ने उसे उठाकर कहा कि यह महल के पहरेदारों की वर्दी का नहीं, किसी उच्च व्यक्ति के वस्त्र का है। मंत्री भास्कर ने धीमे कहा कि यह तो रानी के कक्ष की दासी के पहनावे जैसा भी हो सकता है। ये वाक्य हवा में गिरते ही भारी हो गया। विक्रम ने कपड़े को देखा, पर उन्होंने तुरंत किसी नाम का उच्चारण नहीं किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा सबूत है, पर फैसला नहीं। वे वापस ऊपर आए तो रात उतर चुकी थी। महल के बाहर शहर में ढोल नगाड़े नहीं बज रहे थे। सिर्फ दूर दूर तक कुत्तों के भौंकने और पहरेदारों की सीटी की आवाज थी। विक्रम ने आदेश दिया कि श्यामली को अलग रखा जाए, कैद नहीं, बस निगरानी में, और कौतुक को भी, क्योंकि धूप की गंध उसी ने बताई थी। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि राजा अपने ही घर में जासूसी कर रहे हैं। विक्रम ने कठोरता से कहा कि इस समय घर और राज्य एक ही हैं। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने सब कुछ हिला दिया। महल के अस्तबल का एक घोड़ा अचानक बिदक गया और गिर पड़ा। उसका मुंह झाग से भर गया था। वैद्य बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि उसे किसी ने कुछ खिलाया है, ऐसा जो घोड़े को पागल कर देता है। यह सुनकर विक्रम की आंखें संकरी हो गईं। घोड़ा तो बस शुरुआत हो सकता था, कल यह जहर किसी मनुष्य के लिए भी हो सकता था। मंत्री भास्कर ने कहा कि यह डर फैलाने का तरीका है। विक्रम ने धीमे कहा कि नहीं, यह समय नापने का तरीका है, किसकी सुरक्षा ढीली पड़ रही है ये देखने का तरीका। उसी रात जब महल में हर कदम पर चौकसी थी, एक संदेशवाहक फुर्ती से आया। उसके हाथ में छोटा सा कपड़ा था जिस पर धूल लगी थी। उसने कहा कि यह कपड़ा महल की बाहरी दीवार के पास मिला है, उस जगह जहां पुरानी सूखी झाड़ियां हैं। विक्रम ने कपड़ा देखा, वही रेशमी किनारा। इसका मतलब था कि गुप्त रास्ते से किसी ने वस्तु निकाली और फिर महल की बाहरी दीवार तक पहुंचकर कुछ गिरा दिया या छोड़ दिया। यानी चोर महल से बाहर निकलने में सफल नहीं हुआ या निकलकर भी वापस संकेत छोड़ गया। दोनों हालात बुरे थे। विक्रम ने उसी समय वीरभद्र से कहा कि अब यह खेल सिर्फ खोज का नहीं, फंदे का है। उन्होंने आदेश दिया कि महल के भीतर एक नकली अफवाह फैलाई जाए कि तावीज मिल गया है और उसे सुबह मंदिर कक्ष में शुद्धि के लिए रखा जाएगा। भास्कर ने समझकर पूछा कि राजा चोर को बाहर आने पर मजबूर करना चाहते हैं। विक्रम ने कहा कि जो आदमी पहचान चुराता है वो पहचान देखने जरूर आता है। और फिर उन्होंने खुद एक छोटा सा धातु चिन्ह बनवाया, तावीज जैसा लेकिन असली नहीं। उसे कपड़े में लपेटकर मंदिर कक्ष में रखवाया गया और चारों ओर छुपे सैनिक तैनात कर दिए गए। रात आधी बीत गई। मंदिर कक्ष में दीपक जल रहा था। उसकी लौ स्थिर नहीं थी, जैसे हवा किसी अदृश्य रास्ते से आ जा रही हो। बाहर गलियारों में सन्नाटा था, पर इस सन्नाटे में कानों की धड़कन सुनाई देती है। विक्रम स्वयं पास के कमरे में बैठे थे, जहां से मंदिर कक्ष का एक दरवाजा दिखता था। वीरभद्र छाया की तरह एक खंबे के पीछे था। भास्कर दूर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसे राजनीति का रोमांच पसंद था, भले वो खतरनाक हो। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक धूप जैसी गंध आई, हल्की पर साफ, वही गंध जिसका जिक्र कौतुक ने किया था। विक्रम की उंगलियां कटार के मूठ पर कस गईं। अगले ही पल मंदिर कक्ष के पीछे वाली पट्टिका धीरे से सरकी, बहुत धीरे, जैसे कोई इसे सदियों से खोलता आया हो। एक आकृति भीतर आई, काले कपड़े में, सिर ढका हुआ। उसने सीधे उस कपड़े की ओर हाथ बढ़ाया जिसमें नकली तावीज रखा था। उसके कदम बिना आवाज के थे, पर उसकी सांस तेज थी, जैसे डर भी साथ आया हो। जैसे ही उसने कपड़ा उठाया, वीरभद्र बिजली की तरह झपटा। उसने उस आदमी की कलाई पकड़ ली। वो आदमी झटका देकर छूटने लगा, लेकिन तभी विक्रम बाहर आए और उन्होंने दूसरी तरफ से उसका रास्ता काट दिया। उस पल मंदिर की लौ तेज हुई, जैसे दृश्य को देखना चाहती हो। विक्रम ने उस व्यक्ति से कहा कि वो अपना चेहरा दिखाए। वो व्यक्ति छटपटाया और उसने कटार निकालने की कोशिश की। विक्रम ने उसकी कटार हाथ से गिरा दी और फिर शांत आवाज में कहा कि यदि उसने एक बार भी वार किया तो वो जीवित नहीं बचेगा। वीरभद्र ने उसके सिर का कपड़ा खींचा। चेहरा देखते ही वीरभद्र के होंठ सूख गए। वो व्यक्ति कौतुक था,
वही युवा रक्षक जिसने धूप की गंध की बात की थी। उसकी आंखें नीचे थीं, पर उसके चेहरे पर पछतावे से ज्यादा चालाकी थी। भास्कर ने धीमे स्वर में कहा कि उसने ही संकेत दिया ताकि शक किसी और दिशा में जाए। विक्रम ने कौतुक से पूछा कि तावीज कहाँ है। कौतुक ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी टूट गई। उसने कहा कि तावीज उसके पास नहीं, वो तो बस रास्ता है। विक्रम ने कठोर स्वर में कहा कि रास्ते ही सबसे पहले बंद किए जाते हैं। कौतुक ने फिर एक नया तीर फेंका। उसने कहा कि वो अकेला नहीं, और ये सब धनपाल के पैसों से नहीं, किसी ऊपर के आदेश से हो रहा है। विक्रम ने पूछा कि ऊपर कौन? कौतुक ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि राजा जितना सोचता है उसका घर उतना उसका नहीं है। फिर वो अचानक चीख पड़ा कि साधु को पकड़ो, वही सब चला रहा है। ये नाम लेते ही विक्रम के मन में साधु की आंखें चमक गईं। क्या साधु ने चेताया था या जाल बिछाया था, या दोनों? विक्रम ने कौतुक को कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अभी उसे चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, क्योंकि चोट सच को मार देती है। फिर उन्होंने भास्कर से कहा कि कारागार से तुरंत खबर लाई जाए, धनपाल क्या कर रहा है। संदेश आया कि धनपाल अब शांत है और वो कह रहा है कि वो सब सच बता देगा, बस राजा उससे अकेले में मिले। ये बात सुनकर विक्रम की आंखों में कठोर चमक आई। उन्होंने समझ लिया कि गिरोह अब सौदे की भाषा में बात करने जा रहा है, और सौदे में हमेशा कोई प्रिय चीज दांव पर रखी जाती है। उसी समय महल के बाहर से शोर उठा। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला कि महल की बाहरी दीवार के पास पीपल के नीचे वही साधु खड़ा है, और वो कह रहा है कि राजा से अभी मिलना जरूरी है। विक्रम ने एक पल भी देर नहीं की। वे बाहर गए। हवा ठंडी थी और आसमान में बादल फिर जमा थे। साधु की आंखें वैसी ही थीं, थकी हुई पर जलती हुई। उसने कहा कि राजा ने जाल लगाया और मछली पकड़ी, पर असली मगरमच्छ अभी पानी में है। विक्रम ने उससे पूछा कि कौतुक किसके लिए काम कर रहा है। साधु ने कहा कि कौतुक तो बस दरवाजा है, असली हाथ वो है जो दरवाजे को खोलता बंद करता है। फिर साधु ने एक वाक्य कहा जिसने विक्रम की रीढ़ में ठंड दौड़ा दी। वो बोला कि तावीज अब महल के भीतर नहीं, बल्कि उस पेड़ के नीचे है जहां लोग मृत शरीर टांग कर मंत्र साधते हैं। विक्रम ने कहा कि वो किस पेड़ की बात कर रहा है। साधु ने नदी की तरफ इशारा करके कहा कि शमशान के पास एक पुराना वट है जहां रात में हवा भी अपना नाम बदल लेती है। विक्रम ने महसूस किया कि ये कथा अब एक नए मोड़ पर जा रही है, वो मोड़ जहां विक्रम बेताल की छाया शुरू होती है। साधु ने कहा कि राजा यदि सच में अपने प्रिय को बचाना चाहता है तो उसे ताबीज वापस नहीं, उस ताबीज के पीछे छुपे व्यक्ति को पकड़ना होगा, और वो व्यक्ति सामान्य चालों से नहीं पकड़ा जाएगा। विक्रम ने बिना समय गवाए तैयारी की। उन्होंने वीरभद्र को महल की सुरक्षा का जिम्मा दिया, कौतुक को बांध कर रखने को कहा, और स्वयं कुछ चुने सैनिकों के साथ निकल पड़े। रात फिर गहरी थी। शहर की गलियां पीछे छूटती गईं, मंदिर की घंटियां दूर होती गईं, और जंगल की हवा पास आती गई। शमशान के रास्ते में हंसी नहीं थी, बस पत्तों की सरसराहट थी, और कहीं कहीं जलती चिताओं की राख की गंध। साधु भी साथ चला, पर वो आगे नहीं चला, वो थोड़ा पीछे रहा, जैसे वो सिर्फ दिशा दिखा रहा हो, यात्रा नहीं कर रहा हो। जब वे उस वट के पास पहुंचे, हवा सच में अलग थी। पेड़ की जड़ें जमीन में नहीं, अंधेरे में उतरती लगती थीं। ऊपर शाखाएं ऐसी थीं जैसे किसी ने आकाश को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए हों। उसी पेड़ के नीचे कुछ हलचल थी। एक आकृति झुकी हुई थी, और उसके हाथ में वही धातु चिन्ह चमका, ताबीज। पर जैसे ही विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया, उस आकृति के कंधे पर बैठा कुछ हिला, और पेड़ के तने के पीछे से एक खोखली हंसती हुई आवाज निकली, मानो किसी ने रात के गले में हंसी की हड्डी फंसा दी हो। विक्रम के हाथ कटार पर कस गए। साधु ने धीमे स्वर में कहा कि यही वो जगह है जहां कहानी का दूसरा दरवाजा खुलता है। उसी क्षण वट की शाखा से एक शव नीचे लटकता दिखा, ताजा नहीं पर डरावना, और उसके गले में रस्सी ऐसे बंधी थी जैसे किसी ने उसे सजावट बना दिया हो। फिर उस खोखली आवाज ने कहा कि राजा यदि तादीस चाहता है तो पहले शव को उतारकर कंधे पर रखे और बिना पीछे देखे चले। आवाज में खेल था, पर शर्त में मौत की नमी। विक्रम ने साधु की ओर देखा। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें बोली कि अब निर्णय तुम्हारा है। विक्रम ने वट की ओर बढ़ते हुए कहा कि राजा का निर्णय आज फिर खून मांग सकता है, पर वो डर के आगे नहीं झुकेगा। और जैसे ही उन्होंने शव की ओर हाथ बढ़ाया, हवा ने जोर से सीटी मारी, पत्ते कांपे, और उस हंसी ने फिर से रात को चीर दिया, जैसे कोई बेताल अपनी पहली चाल चल रहा हो। क्या वट के नीचे खड़ा व्यक्ति सच में ताबीज लौटाएगा, या ये एक और जाल है?
क्या साधु राजा की मदद कर रहा है या उसे उसी जगह ला रहा है जहां अभिशाप पूरा हो? क्या विक्रम शव को कंधे पर उठाकर उस आवाज की शर्त मानेगा? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।